जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा चुनाव से पहले दो बड़े नेताओं देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने पार्टी के अलविदा कह दिया है। आपको बता दें कि देवेंद्र सिंह राणा जम्मू संभाग में पार्टी के अध्यक्ष थे, जबकि सुरजीत सिंह सलाथिया सरकार में मंत्री रह चुके हैं। दोनों नेताओं ने पार्टी को प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने दोनों नेताओं के इस्तीफे को स्वीकार कर लिया है। इसके बाद से ही दोनों नेताओं की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया बीजेपी मुख्यालय दिल्ली में बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से राणा के बदले स्वर सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बने हुए थे। संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र सिंह राणा ने बुधवार को पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला से मुलाकात भी की थी। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 40-45 साल का एक ही पार्टी में मैं रहा हूं। कई दफ़ा जीता हूं, कई दफ़ा हारा हूं और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहा हूं। सवाल इस बात का है कि आज मैंने जो है अपना प्राइमरी मेंबरशिप से जो है रिज़ाइन दिया है अपनी पार्टी से। देखिए, सवाल इस बात का है कि पिछले 6-7 महीने से हम जम्मू डिक्लेरेशन पे बात कर रहे थे कि जम्मू डिक्लेरेशन के बात करके ताकि लोगों की जो परेशानियां हैं वो किस तरीके से हल हों, ताकि ये रियासत जो है जिस हालात से गुज़र रही है इसका कोई एक नरेटिव बनाएं, जिससे हम अपनी इस रियासत को फिर दोबारा उस रास्ते पर लाएँ जहां लोगों की आवाज़ सुनी जाए, लोगों की मुश्किलातें हल हों और आपसी भाईचारा मजबूत हो। एक दूसरे के जिस तरीके से हम हमदर्द पहले रहते थे उसी तरीके से जो डिज़ाइन पार से है वो तो आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से जम्मू कश्मीर में सक्रिय है। 370 हटने के बाद बहुत सी चेंजेस वहाँ आई हैं, बहुत सा मिलिटेंसी में फ़र्क पड़ा है और इसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो भी वहाँ इंतज़ामिया है अपना काम कर रही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो डिज़ाइन पार से आ रहा है उस डिज़ाइन को जम्मू डिक्लेरेशन जिसको हमने पिछले कोई 8-9 महीने से शुरू किया था, जिस पे बात करना, उसको एक मजबूती देने की ज़रूरत है। और जम्मू डिक्लेरेशन जो है वो एक आवाज़ बनेगी, जो आवाज़ जम्मू से निकलेगी और पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के लिए होगी। और हमारा मानना ये है कि जम्मू डिक्लेरेशन जो हर जम्मू के वर्ग की नुमाइंदगी करते हुए, जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी करते हुए जम्मू कश्मीर को मजबूत करेगी और भारत को मजबूत करेगी। और उसके चलते हमने अपना पथ जो है सियासी पथ बदला है। मैंने और सलाथिया साहब ने इस्तीफ़ा दिया है और हम लोग आज दिल्ली आए हैं। जम्मू डिक्लेरेशन उन सब ताकतों को शिकस्त देने के लिए एक नैरेटिव बनाएगी, जो ताकतें जम्मू कश्मीर में एक डिक्सन प्लान को चलाना चाहती हैं और जो ये चाहती हैं कि वहाँ पे जो रवायती भाईचारा है, जो आपसी प्यार है, उसको ठेस पहुँचे। हम खड़े रहेंगे और जम्मू कश्मीर को। मेरे साथ पैलेस जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। ललन सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर्वेश्वर पाठक जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले ललन सिंह जी आपके पास आऊँगी, क्योंकि तस्वीरें अब जम्मू कश्मीर की बदलने लगी हैं। खुद वहाँ के राजनीतिक दल के जो पुराने नेता हैं साथ छोड़ते आ रहे हैं नजर। क्या कारण है? क्या उन्हें लग रहा है कि जम्मू कश्मीर के भले के लिए कुछ हो नहीं पा रहा है? देखिए मैडम, 370 हटने के बाद मैं फौजी हूँ, मेरा सोचना ये है कि ये राजनीतिक और संवैधानिक समस्या नहीं है, ये कट्टरपंथ धार्मिक समस्या है और कश्मीर समस्या के जड़ को प्रहार करना अब निहायत आवश्यक है। आप देखेंगे कि 370 हटने के बाद कितना विकास की तरफ घाटी जो है आगे जा रहा है। बहुत दिनों से युवाओं में एक जोश और एक ऊर्जा आ चुका है। उनको ये समझ में आ गया है कि जो पहले से 90 के दशक में जो हुआ वो गलत था। लेकिन सबसे दुखद स्थिति ये है कि पाकिस्तान का ISI अब फिर से 90 का दशक उसी इतिहास को वापस करने के लिए लगातार 7-8 दिनों से जो घाटी के अंदर, चाहे वो छोटा बालिग जो पीओके के अंदर बैठा हुआ है,
उसको ये टास्क दिया हुआ गया था और उसने छोटे छोटे ग्रुप बनाकर और वहीं के लोगों से वहीं का हाइडआउट, वहीं का लॉजिस्टिक और पूरी जानकारी लेकर उन्होंने इस तरह की हरकत की है जिसमें धार्मिक कट्टरता आपको साफ नजर आ रहा है। और काव्या जी, मैं बताना चाहता हूं कि यही उनका मकसद है कि हिंदू और सिख और जो 370 हटने के बाद पूरे हिंदुस्तान के, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो और विकास के मार्ग में आना चाहते हो, उनको वहां आने से रोक दिया जाए। और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भारत सरकार इस बात को समझ चुकी है और कल जो एनआईए और सिक्योरिटी फोर्सेस का जो हरकत हुआ है जिसमें 670 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और उससे पूरी चीज जानकारी हो रही है और ये घाटी के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। बिल्कुल। सर्वेश्वर पाठक जी के पास जाऊंगी। पाठक जी, आप कैसे देखते हैं देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया का जो इस्तीफा है, आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि बड़े पुराने नेता हैं और एकाएक इस्तीफा दिया है, कयास से ही कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। देखिए काव्या जी, ये एक बहुत बड़ी मूव है क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस में वो एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं लोग, और उन्होंने इस्तीफा दिया है। राणा जी ने, देवेंद्र सिंह राणा जी ने और सलाथिया जी ने। तो यह जो है कि जो कश्मीर में अभी घटना घटित हो रही है तो उसमें मारे कौन जा रहे हैं, वहाँ टारगेट किलिंग की जा रही है। वहाँ टारगेट किलिंग में हिंदू को पहचान किया जा रहा है। सिख, ऐसा नहीं है कि ये सिख है तो इसको छोड़ दो, हिंदू है, सिख भी हिंदू है, तो उनको पहचान करके टारगेट किलिंग की जा रही है। तो ये, और उसके पीछे कौन है? महबूबा मुफ्ती के फोर्सेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के फोर्सेस है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका ये टारगेट किलिंग के पीछे इनका अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं खुले में आके, तो बैक डोर से उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में राणा जी का इस्तीफा देना या सलाथिया जी का एक अच्छा कदम है और ये वहां के लिए, बीजेपी के लिए भी, और वहां के जिस एरिया से ये आते हैं वहां के लोगों में एक भाईचारा अलग तरीके से बढ़ाएगा। क्योंकि आप देखो कि वहां पे मतलब एक तरीके से टारगेट किलिंग हो रही है। पहले भी हुआ था लेकिन तब पर भी ये लोग बने पड़े थे, पार्टी में विश्वास जगाए थे, लेकिन अब जब पानी जो है सर के ऊपर से गुजर गया है तो इन लोगों ने ये जो कदम लिया है, इस कदम का मैं वेलकम करता हूं और भविष्य में इसके अच्छे परिणाम आएंगे क्योंकि ये दोनों जो एक अच्छे नेता माने जाते थे नेशनल कॉन्फ्रेंस में। जी बिल्कुल। सर्वेश्वर जी, एक अहम चीज़ है क्योंकि यहाँ पर सियासी समीकरण भी बदलता सा नजर आ रहा है। तस्वीरें बदलने लगी हैं, घाटी की तस्वीरें बदलने लगी हैं, क्योंकि पहले घाटी की तस्वीरें बदलती नहीं थी तो आकलन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जिस तरीके से पुराने नेताओं को एहसास हो रहा है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के लेकर के काम नहीं किया जा रहा है और अब वो भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं, क्योंकि पिछले चुनावों के परिणाम भी बात बताते हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस रही थी भाजपा की। और अब जिस तरीके से लाल चौक पर झंडा फहराया जा रहा है या फिर आतंकियों के जो एक तरीके से बुरहान वानी के पिता की मैं बात करूं, उन्होंने इस बार क्योंकि स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराया, तो ये तस्वीरें कहीं ना कहीं बताती हैं कि लोग सोच बदल चुके हैं और वहां के जो राजनीतिक दल हैं उन्हें बड़ी शिकस्त मिलेगी इस बार। देखिए काव्या, बात क्या थी कि जब से ये जम्मू कश्मीर का प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ 47-48 से, तब वहां पे केवल तुष्टीकरण की राजनीति हुई। जो भी दिल्ली में गवर्नमेंट आई वो इनके तुष्टीकरण के लिए पैसे भेजे, सब कुछ भेजे, लेकिन जो पैसे वहां के जनता या जम्मू की जनता हो या कश्मीर की जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, युवाओं को रोजगार देने के लिए खर्चे होने थे, वो नहीं हुआ, वो इन पार्टियों की झोली में गया। तो जब से आर्टिकल 370 हटा, वहां पे 35A हटा, तब से एक रियल विकास जो है जम्मू कश्मीर का शुरू हुआ है और उसमें रातों रात कुछ भी चेंज नहीं हो जाएगा, उसका एक अपना समय लगेगा और अभी जो भी विकास हुआ है वो वहां दिखने लगा है। तो इसलिए घाटी के लोगों में भी विश्वास जगने लगा है कि जो हम जब ये इसके पपेट बने हुए थे, या तो आतंकवादी संगठन के या हुर्रियत के या नेशनल कॉन्फ्रेंस के या फिर महबूबा मुफ्ती की पार्टी के, तो वो उसमें नजरिए में बदलाव आया है। हम नहीं कह सकते कि यह बदलाव बहुत बड़ा है घाटी में, लेकिन जहां पे
40% भी बदलाव आया है तो इसको हमें एक पॉजिटिव साइन मान के चलना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ इस बात से दरकिनार नहीं करना चाहिए जो ये उन्मादी तत्व हैं, जो आतंकवादी मंसूबे के लोग हैं। जैसे अभी देखिए ये जो टारगेट किलिंग हुई उसमें टीआरएफ करके एक ग्रुप कह रहा है हमने करवाया, फिर जिलानी फोर्सेस आए हैं और एक नया संगठन आया, वो दूसरे को वार्न कर रहा है कि आप इसका क्रेडिट ना ले, ये हमने करवाया है। तो ऐसे संगठन के लोगों को जैसे कि सिक्योरिटी फोर्सेस और एएनआई ने कंडक्ट करके उनको अपने कब्जे में लिया है, ये 450 या 700 बहुत कम है। ऐसे लोगों के इवन उनके परिवार के हर एक छोटा बच्चा हो उसको भी आप उठाओ, क्योंकि हर एक बंदा शामिल है। जैसा कि मैं पहले भी जम्मू कश्मीर के मामले में बोलता आया हूं, मैं 2013 में गया था वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस को और सॉफ्ट स्किल पे ट्रेनिंग देने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी सोशल वर्क डिपार्टमेंट और जम्मू कश्मीर पुलिस का ये प्रोजेक्ट था। उसमें जो डीआईजी साहब थे, विजय कुमार जी थे, अभी आईजी साहब है वहां के, उन्होंने बताया कि 65 साल की लेडीज पत्थर मार रही है, तो इसमें किसी को भी नहीं बख्शा जाना चाहिए। जिसपे भी अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को शंका होती है आप उसको उठाओ, उसका इंट्रोगेशन करो और जेल के अंदर डाल दो, जरूरत पड़े तो आप एनकाउंटर भी करो, क्योंकि इनके मंसूबे जो है टेररिस्ट से संबंध है, इनके मंसूबे टारगेट किलिंग की ओर है, तो उसके मंसूबे को वो ध्वस्त करना है, तभी ये सुधर पाएंगे। और इसके लिए भारत सरकार को सख्ती से सख्ती कदम उठाना पड़ेगा। बिल्कुल वाजिब बात है। ललन सिंह जी के पास भी जाऊंगी। ललन सिंह जी, स्थितियां बदलने लगी हैं और अगर खासकर मैं बात करूं जिस तरीके से अभी टारगेट किलिंग की बात की गई, उसके साथ ही मुझे ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर में जब से विकास ने अपने पैर पसारे हैं, जब से वहाँ डेवलपमेंट शुरू हुआ है, तब से आतंकियों को ये चीज़ समझ में आने लगी है, वहाँ के स्थानीय लोगों को समझ में, आतंकियों को तो ये समझ में आ गया कि ज़्यादा दिन तक उनका दाना पानी वहाँ चलने वाला नहीं है, क्योंकि इंसान कब तक पत्थर फेंकेगा। अब कश्मीर घाटी के जो नौजवान पत्थर फेंका करते थे, अभी जिस तरीके से सर्विसेज बता रहे थे कि 65 साल की महिला पत्थर फेंकने का काम करती थी, अब जब उन्हें रोजगार मिल जाएगा, उनके घर में आय की व्यवस्था हो जाएगी, तो पत्थर फेंकने की उन्हें जरूरत पड़ेगी नहीं। और ये बदलाव कहीं ना कहीं आगे एक बड़ा बदलाव के तौर पर हम देख पाएंगे इसको। देखिए मैडम जी, 4 आतंकी जिनको कल गिरफ्तार किया गया है टीआरएफ के ही है। पाठक साहब ने सही कहा कि चाहे वो बुजुर्ग हो या बच्चे हो, उनके दिमाग में इस तरह का विचारधारा कट्टरपंथी, क्योंकि उनको समझ नहीं है, या अगर समझ है तो वो बदल चुके हैं अपने दिमागी हालात से। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटी छोटी जो संगठन तैयार किए गए हैं वो एक प्लान के ऊपर किए गए, क्योंकि इनको घाटी के अंदर अब इनका वजूद लगभग खत्म हो चुका है। और आपने जैसा बताया, बहुत सही बताया, भारत सरकार की जो सिविक एक्शन है, उनके बेहतरी के लिए जो कार्यक्रम स्थापित हो रहे हैं, उससे उनको समझ में आ गया है कि अभी तक ये यासीन मलिक और गिलानी जैसे लोग केवल अपने परिवार का देखभाल करते थे, अपने बच्चों को विदेश में मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ाते थे और हमें पत्थरबाज बनाते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल जो पकड़े गए हैं 670 लोग, उसमें आपको पत्थरबाज, पुराने आतंकी और आतंकियों के गाइड, इन सभी को इंट्रोगेशन सेंटर में लाया गया है, क्योंकि इनको पता है कि कौन लोग ऐसे हैं जो इस तरह से क्लोज रेंज से टारगेट के लिए अपना एक्शन चला रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, कल जो पकड़े गए हैं उसमें 40 सरकारी स्कूल के टीचर हैं, और उस स्कूल में जहां हिंदू सिख को निकाल के मारा गया है, उसके 4 शिक्षकों को भी प्रॉपर इंट्रोगेशन की जा रही है। मतलब साहब है, लोग नजर नहीं आ रहे, लेकिन आतंकियों के साथ मिले हुए हैं, और इधर भारत सरकार के फायदे को भी वो प्राप्त कर रहे हैं। तो आपको बताना चाहूंगा कि एक मिस्टर तपन डेका, जो बहुत पुराने ज्वाइंट डायरेक्टर रहे हुए हैं आईबी के, उनके साथ 4 काउंटर स्पेशलिस्ट पहुंच चुके हैं कल शाम को, और वो बहुत सख्त अफसर हैं। उनके नेतृत्व में पैरामिलिट्री फोर्स और उनकी एजेंसियां काम अपना शुरू कर चुकी है, और जिसका रिजल्ट अनंतनाग, कुलगाम
और अभी बांदीपुरा में 2 आतंकियों को 1 घंटे पहले सफाया कर दिया गया है। जी। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अब यही काम बचा हुआ था जो भारत सरकार को करना निहायत आवश्यक था और होना शुरू हो चुका है। बिल्कुल, उनसे चर्चा कर लेते हैं। सर्वेश्वर पाठक जी के पास मैं अब जाऊंगी। सर्वेश्वर जी, ललन सिंह जी ने कहा कि बहुत सेलेक्टेड करके जो है अब लोग चयनित किए जा रहे थे ताकि जो है सेलेक्ट करके किलिंग की जा सके, सेलेक्टिव जो किलिंग चल रही है समय वो की जा सके, और उन लोगों के चेहरे जो हैं बड़े आम नागरिकों के जैसे हैं। जैसे स्कूल की घटनाक्रम में जो स्कूल के साथियों को भी गिरफ्तार किया गया, उनसे पूछताछ चल रही है। ये चीज़ें बता रही हैं कि कुछ बदलाव की अभी और ज़रूरत है। अभी सेना का मिशन ऑल आउट चल रहा है, लगातार आतंकी मारे जा रहे हैं, लगातार खबरें सामने आ रही हैं कि गिरफ्तारियां हो रही है। अभी एक आतंकी पकड़ा भी गया था जिसने कबूलनामा भी मीडिया के सामने आकर के बताया कि किस तरीके से वो आतंकवाद में उसने प्रवेश लिया, क्या उसकी मजबूरियां रही थी। उस दरमियान इस चीज़ का आभास हुआ था कि जो मजबूरियां, जिन मजबूरियों के चलते ये लोग इस प्रकार की घटनाक्रम में आते हैं या राष्ट्र हित में विचार नहीं करते हैं, उनमें सबसे बड़ा मुद्दा होता है आर्थिक समस्याओं से जूझना। और सरकार अब आर्थिक बुनियाद पे ही जम्मू कश्मीर के लोगों को मजबूत करना चाहती है ताकि उनको कोई पैसे दिखा करके आतंकवाद से ना जोड़ सके। देखिए, जो ललन सर ने बोला वो बहुत ही अच्छी बात बोला जी। ये एक आर्थिक समस्या तो है, लेकिन हमें इसके जड़ की तक पहुंचना होगा। आखिर आर्थिक समस्या का ठिकरा फोड़ के अब आतंकवादी नहीं बन सकते, और अगर आप आतंकवादी बने हो तो उसके लिए जेल जगह नहीं है, उसके लिए सीधा जहन्नुम जगह है। और उनको 72 हुरे जो मिलेंगे उनके पास हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पहुंचाते आए हैं, और ये बड़ी संख्या में पहुंचाना चाहिए। जैसे अभी 750 लोगों को लिया गया है, तो वो ऐसे आम जनता को नहीं उठाया गया है, वो उन्हीं लोगों को उठाया गया है जिसका संबंध आतंकवादी संगठन से, आतंकवादी विचारधारा से है। तो ऐसे लोगों को कहा गया है समूलश्च विनश्यति, उनका मतलब समूल से विनाश करिए, समूल से हटाइए, 72 हुरे के पास भेजिए। और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, हमारे आर्मी, हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के फोर्सेस जो हैं वो इस कार्य में लगे पड़े हैं। और सरकार को और भी सख्ती अपनानी होगी, क्योंकि इनके साथ सख्ती से निपटने का ही एक उपाय है। 70 साल में देख लिया, इनके साथ प्यार से पैसे फेंक के सब कुछ दिया गया, लेकिन ये वहां की पार्टियों ने अपने जेब भरे और इन एरिया को, इस राज्य को आतंकवादी के गर्त में, गरीबी में ठोक दिया। उसके कारण अगर युवा बेरोजगार होके अगर ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं, तो एक तो दूसरी बात है कि उसमें जागरूकता लाने की, उसमें अगर मान लीजिए 100 में से 50 भी सुधर जाते हैं तो बाकी के 50 या तो डर के मारे सुधरेंगे, और नहीं सुधरेंगे तो उन्हें सीधा मारना चाहिए, उन्हें छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि डर का भय या आप प्यार से, 2 ही चीजों से वहां पे जीत सकते हो। तो वो डर हर एक आदमी जो ऐसे आतंकवादी संगठन का सहयोग कर रहे हैं या उसकी विचारधारा से प्रभावित हो रहे हैं, उसके दिलो दिमाग में बैठाना पड़ेगा, तब जाके ये सुधरेंगे। और रही बात आर्थिक उपाय को, तो वहां पे इतने सारे विकास के कार्य हो रहे हैं, तो वहां के जो लोकल लोग हैं उन्हीं को एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, तो उनमें से बहुत सारे लोग आ रहे हैं और इस विचारधारा में आ रहे हैं, विकास में सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जो उन्मादी तत्व है, जो आतंकवादियों की सहायता करते हैं, उन लोगों को तो सिखाना पड़ेगा। और उसका एक ही उपाय है कि अगर आप सबूत मिल रहा है तो उसको आप छोड़ो मत, जेल के अंदर तो बंद ही मत करो। ठीक है ललन सिंह जी, आप इस बात से कितना समर्थन रखते हैं? देखिए, यकीनन ये एक बड़ा टास्क है हमारे लिए कि आम नागरिकों में उन लोगों को ढूंढ पाना जो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि वो सिविल सिटीजन्स हैं, उनका ऐसे आप उनको नहीं पहचान सकते। वो दुकान खोलते हैं, गोलगप्पे बेच सकते हैं, वो दुकान, कपड़े की दुकान लगाते होंगे, वो ठेला लगाते होंगे, लेकिन हो सकता है कि वो आतंकवाद को समर्थन करते हों। तो इसके लिए कहीं ना कहीं हमारी जांच एजेंसी को और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, सर्विलांस को और ज़्यादा सतर्क होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कौन व्यक्ति कहाँ डॉक्यूमेंट्स आखिरकार भेज रहा है, किस प्रकार की जानकारियाँ जो है वो जनरेट करके दूसरी जगह भेजी जा रही है, कोड करके चाहे डिकोड करके। लेकिन इन सभी चीज़ों पर और गहनता से नजर रखनी होगी। हाँ भैया, आपने सही कहा। ये इस काम के लिए
हमारी बड़ी जबरदस्त वहां एजेंसी है, आईबी है, मिलिट्री इंटेलिजेंस है और पैरामिलिट्रीज की जो इंफॉर्म और इंफॉर्मर हमारे वहां पे तैनात हैं, जो उनके लोगों के साथ मिले हुए हैं सिविलियन लाइफ में। और उनका काम ही यही है कि वो अपने उन लोगों से जो भारत सरकार के पूरी तौर पे सहानुभूति रखते हैं, समर्थक हैं, उनको हमारे भारत सरकार से बहुत अच्छी सिविक एक्शन, उनकी परिवार, उनके समाज का बेहतरी हो रहा है, वो अपने आप इस इंफॉर्मेशन को सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए वो नीड टू नो बेसिस पे इन्फॉर्म करते हैं। लेकिन आपके प्रश्न में एक और शक वाली बात है कि जब तक ये पूरा समाज घाटी का हमारे साथ नहीं होता, ये दिक्कतें रहेंगी। मैं आपको इस बात में एक दम के साथ बोलना चाहता हूं कि निर्दोष लोगों को जो ये आतंक और आतंकियों के द्वारा मारा जाता है, वो बंदूक और हथियारों से नहीं मारा जाता, वो उनकी विचारधारा जो कट्टरपंथी जो उनके दिमाग में डाल दिया गया है, उसके द्वारा इस तरह से वारदातें होती हैं। ये सच्ची बात है। तो जब एक साइड में सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी पूरी एक्शन में लगी हुई है, तो हमारे जो एजेंसीज हैं, जो इंटेलिजेंस से रिलेटेड है और जो हमारी प्रशासनिक अमला है, वो बेहतर ढंग से लोगों को सिविक एक्शन और उनके दिमाग में विचारों को परिवर्तित करने के लिए अपने कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो थोड़ा समय और चाहिए, लेकिन पाठक साहब ने सही कहा, सख्त और पूरा सख्त, और अगर जरूरत है तो ये जो राजनेता हैं जो लगातार ये ऊर्जा देते हैं आतंकी संगठनों के समर्थकों को कि भाई अभी भी हम जिंदा हैं, आपके लिए हम मौका खोजते रहेंगे, उनको भी बंदिश लगाना बहुत जरूरी है। और जो आज हुआ है, जो हमारे कुछ नेता भारत सरकार बीजेपी के साथ मिले हैं, मैं राजनीति की बात नहीं करता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में आया है। पाठक साहब ने सही कहा, जो वो एमएलए थे, वो तगड़े नेता है वहां के, उनकी मजबूत है, तो बहुत अच्छी बात है। उनको भी ये समझ में आ रहा है कि अभी हमारा जो नीति वो परिवर्तन बहुत जरूरी है, और उनके द्वारा भी इस काम में हमें बहुत फायदा मिलेगा। और हम घाटी को जो तालिबान आने के बाद आप देखिए दिल्ली के अंदर एक डर पैदा हो गया है और आतंकी अलर्ट कर दिया गया है, और उसमें बोला गया है कि पेट्रोल पंप, वाइटल पॉइंट, इसके ऊपर कोई वारदात हो सकता है। तो ये बहुत सी प्रॉब्लम दुनिया के अंदर है, लेकिन हमको चौकस, चाहे वो सिविक एक्शन और नहीं तो सामरिक दृष्टि से और नहीं तो आंतरिक सुरक्षा के तौर पे, लेकिन नेताओं को भी अपने बयान को कम करना है। बिल्कुल। सर्वेश्वर जी के पास जाऊंगी मैं। सर्वेश्वर जी, यकीनन एक बड़ा टास्क है हमारे लिए, जिस तरीके से 750 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उस मामले में, उनसे पूछताछ जारी है, पूछताछ की जारी है। यकीनन पूरा एक अच्छा प्रयास मैं कह सकती हूँ प्रशासन और सरकार की तरफ से है कि उन लोगों को पहचाना जाए जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि बिना स्थानीय लोगों की मदद की थोड़ा मुश्किल हो जाएगा शासन प्रशासन के लिए करना, क्योंकि स्थानीय लोगों को बहुत अच्छे से आकलन होता है कि कौन से व्यक्ति किस प्रकार की गतिविधियों में शामिल हो रखा है? देखिए काव्या जी, हम ये कतई इनकार नहीं कर सकते कि वहां के स्थानीय लोगों का भारतीय सेनाओं को या सुरक्षा एजेंसियों को बिल्कुल सहयोग नहीं है। मैंने बताया ना कि मान लीजिए 100 लोग हैं, तो उसमें से अगर 40 आतंकवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, तो 60 लोग उसमें पीस भी चाहते हैं, और वो कहीं ना कहीं उनका झुकाव हमारे भारतवर्ष की ओर है। तो हमें वैसे लोगों को चिन्हित करना पड़ेगा। और ये जो 40 लोग हैं, आपका जैसा कि आपने बोला था कि मान लीजिए ये आम नागरिक में है, इनकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे? वो नॉर्मल दुकानदार हैं, नॉर्मल वहां के लोग हैं, दुकान खोलते हैं, गोलगप्पे के ठेले लगाते हैं, या सब्जी बेचते हैं, या कपड़े बेचते हैं, कुछ भी। तो उन लोगों में वो ऐसी एक्टिविटी में शामिल होते हैं जो कभी ना कभी पता चल जाता है कि ये, या उनके बातचीत से या उनके रवैये से, कि ये आतंकवादी विचारधारा से प्रभावित है, और ये उसको
सर्वसम्मति से उसको सहयोग दे रहे हैं, तो ऐसे लोग अपने आप में आइडेंटिफाई हो जाते हैं। और जो घाटी में लोग हैं, मान लीजिए मैं 60-40 की बात करता हूं, नहीं हो 60% लोग घाटी के आतंकवादियों को सहायता करते हो, 40% तो भारतवर्ष और भारत की सरकार के लिए उनमें ये है, जज्बात है। हम उन 40% लोगों को अपने में मिलाएं और साथ ही साथ मेरा एक सुझाव है, जितने भी जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित बचे हैं, या वो सरकारी महकमे में काम कर रहे हैं या किसी भी प्रकार के एम्प्लॉयमेंट में है, उनको चिन्हित करिए, उनको प्रॉपर मिलिट्री ट्रेनिंग दीजिए और उनको नॉर्मल पिस्टल मत दीजिए, उनको AK-47 मुहैया करवाइए, जो वो अपनी रक्षा या अपने परिवार की रक्षा करने में सक्षम हो। अगर मान लीजिए स्कूल में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल, आप दोनों मेहमानों बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए। समय क्योंकि मेरे पास समाप्त हो गया। यकीनन इन सभी मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, इन सभी मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि आम नागरिक जो आपके साथ हैं, आपके साथ काम कर रहे हैं, उनसे सावधान होने के बारे में लोग अक्सर विचार नहीं करते हैं, लेकिन जब हालात जो है हाथ से बाहर हो, उस पर विचार करना पड़ता है। दूसरी सबसे अहम बात है कि परिवर्तन हुआ है सियासत में, इसका असर कहाँ तक पहुँचेगा ये ज़रूर देखने वाली बात हो।